नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं लेकर रहेंगे न्याय, एक ऐसा मंच जहां पर हम किसी अपराध को सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि कानून की नजर से देखते हैं। आज बात करेंगे बुरहानपुर में इलाज के लिए आई एक महिला की दुखद मौत से जुड़ी खबर की। वो वारदात जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आखिर कानून क्या कहता है, पीड़ितों के पास कौन से रास्ते हैं और आरोपी कहां तक बेगुनाही का दावा कर सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने अधिवक्ता जो कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। डॉक्टर जिन पर जिम्मेदारी होती है अस्वस्थ को स्वस्थ करने की, बीमार को उपचार देने की, मरीज को नया जीवन देने की, कई बार उन्हीं डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। इलाज में लापरवाही की एक ऐसी घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां ऑपरेशन के बाद 22 साल की एक महिला की सांसें थम गई। इलाज के नाम पर महिला मरीज की मौत, ऑपरेशन के दौरान थम गई सांसें, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। बुरहानपुर के लालबाग में संचालित हकीमी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि महिला मरीज जिसका नाम वैष्णवी था, उसे यूट्रस के ऑपरेशन के लिए सुबह 8 बजे हकीमी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने दोपहर 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद मरीज की हालत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। शाम 6 बजे उन्हें बताया गया कि वैष्णवी की मौत हो गई है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर है 2 बजे ऑपरेशन चालू करे। 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिए। 5 बजे जो 6 बजे जवाब दे रहे हैं कि मृत्यु घोषित कर दी है। इसको काय का ऑपरेशन था भैया? इसका गर्भस्थिति का। हकीमी अस्पताल की डॉक्टर रियाना बोरा का कहना है कि मरीज को पिछले 6 महीने से यूट्रस में प्रॉब्लम थी और इलाज चल रहा था। उसे बता दिया गया था कि ऑपरेशन कठिन है, इसलिए 3 से 4 बार में करना पड़ेगा। पहले 3 बार ऑपरेशन हो चुका था, इस बार आखिरी ऑपरेशन था। ऑपरेशन सफल भी हो गया था, लेकिन आखिरी मिनट में उसकी तबीयत बिगड़ गई और मरीज की जान चली गई। जन्मजात इसकी बच्चादानी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। अंदर से सेप्टम था उसको पार्ट में एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी यूट्रस में सेप्टम था। पार्ट में करना था। मैं ऑलरेडी 3 बार कर चुकी थी ऑपरेशन, तीनों बार बहुत सक्सेसफुल रहा था। आज लास्ट स्टेज था उसका और ऑलमोस्ट मेरा प्रोसीजर पूरा हो गया था। प्रोसीजर पूरा होते ही लास्ट में पेशेंट ने चेस्ट किया और सडनली ही कोलैप्स हो गया। मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल को सील तक करने की मांग कर डाली। सूचना मिलने पर लालबाग थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई का भरोसा देते हुए हंगामे को शांत कराया। हॉस्पिटल में किसी महिला की इलाज के दौरान डेथ हो गई है ऑपरेशन के दौरान, तो उसको लेकर परिजनों ने थोड़ा शंका जाहिर करी। महिला का पीएम करवा रहे हैं और उसके बाद कल जो भी पैनल पीएम करेगा उससे भी रिपोर्ट लेके उसको जो भी होगा उस हिसाब से करनी। सत्तारूढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से बातचीत कर न्याय का भरोसा दिलाया। कहा मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी और लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये क्या परिस्थितियाँ बनी, ऑपरेशन के दौरान क्या स्थिति थी, ये कैसे तबीयत बिगड़ी, इसका जांच अच्छे से हो जाए और जांच के आधार पर यदि दोषी पाया जाता है हॉस्पिटल और उसका मैनेजमेंट और वहाँ के डॉक्टर्स, इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि केवल 22-23 साल की बच्ची, स्वस्थ बच्ची चलकर हॉस्पिटल जा रही है और वापसी में हम उसकी डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद है। लेकर रहेंगे न्याय के जरिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तुरंत जांच की जाए और आरोप सही पाए जाने पर ऐसे जानलेवा अस्पतालों को सील किया जाए, ताकि फिर कभी किसी रुक्मणी की जान इलाज में लापरवाही से ना जाए। रविंद्र पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है, पीड़ित को कैसे इंसाफ मिलेगा, आरोपी को कैसे जांच के दायरे में लाकर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, सजा का प्रावधान क्या क्या है, उन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुमित नागपाल सर जुड़ चुके हैं। वो आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।
सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा सरिता वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। महेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुरहानपुर से आते हैं और इस मामले में पीड़ित को इंसाफ मिल पाए इसके लिए पूरी लड़ाई वो आगे लड़ रहे हैं। शुरुआत में सुमित जी आपसे ही करूंगा, इस पूरे केस को आपने देख लिया, रिपोर्ट के जरिए आपने समझ लिया कि कैसे लापरवाही के आरोप लग रहे हैं और पीड़ित इंसाफ के लिए भटक रहा है। कानून क्या कहता है ऐसे मामलों में जब इलाज में लापरवाही बरती जाए और किसी की जान चली जाए? तो देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सच में बिल्कुल लापरवाही का ही केस है कि नहीं है, क्योंकि अगर कानून की बात की जाए तो जो पहले इंडियन पिनल कोड हमारा होता था उसमें धारा 304A जो कि अब 106 बन गई है BNS में जी, उसमें जो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें अगर देखा जाता है इस तरह के जो मामले हैं उस धारा के अंदर इसको कवर किया जाता है और ये ज़रूर कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि क्या ग्रॉस नेग्लिजेंस है, क्या बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है। उस केस में FIR की जाती है और उस केस में ये देखा जाता है कि क्या जो कंडक्ट था एक डॉक्टर का उसकी भी जांच की जाती है। डॉक्टर के कंडक्ट के बाद क्या ये सामने आता है कि बहुत सारी ग्रॉस नेग्लिजेंस, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे जितने मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस है उस पर कानून जो है, अगर कोई एक छोटी सी चीज़ है जो कि डॉक्टर से रह गई हो उसको क्रिमिनल नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें मेंस रिया यानी इंटेंशन, उसकी भी हमेशा चीज़ देखी जाती है। तो क्या एक डॉक्टर से हम ये उम्मीद करते हैं कि उसका इंटेंशन होगा ये करने का? तो वो आमतौर पर जो कोर्ट्स हैं या फिर कानून है वो बेनिफिट हमेशा डॉक्टर्स को दिया जाता है। ये कैसे साबित किया जा सकेगा कि इलाज के दौरान उस डॉक्टर ने लापरवाही बरती या नहीं बरती, किस स्तर पर बरती? देखिए, उसमें कुछ प्राइमा फेसी में आपको बताऊं, पहली नज़र में चीज़ें देखनी होती हैं। क्या जिस चीज़ के लिए बोला गया था क्या उसके प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे कि नहीं किए गए थे? आप जिस चीज़ की इलाज था उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो है फैमिली को दिया गया था कि नहीं दिया गया था? क्या फैसिलिटीज़ जो थी उस चीज़ के लिए वो पूरी मौजूद थी हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट करने के लिए? ये कुछ चीज़ें जब आप ये देखेंगे, जब ये शिकायत जाएगी, अगर पुलिस भी आती है या डॉक्टर्स का पैनल भी इसको देखता है आगे, तो ये चीज़ें सारी पहले देखी जाएंगी कि क्या कंसर्न डॉक्टर ने रीजनेबल जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या वो सारे प्रिकॉशंस लिए थे कि नहीं लिए थे? वो प्रोटोकॉल्स, क्योंकि जब भी सर्जरी की जाती है उसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। और इस केस में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें उन्होंने पूरा वीडियोग्राफी कराई है, क्योंकि उनको भी पता है कि एक सेंसिटिव मामला है और जब जांच की जाएगी तो ये सारी चीजें उस टाइम बतानी पड़ेंगी। तो एक तरह से उन्होंने अपना केस भी तैयार किया है इस मामले में। क्या इस मामले में प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए या नहीं किए गए, पीड़ित पक्ष का क्या कहना है, अस्पताल का क्या कहना है? महेश चौहान जी हमें बताएंगे जो कि ग्राउंड पर रहकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। महेश जी, परिवार के बहुत करीब आप हैं, बराबर आप बातचीत कर रहे हैं, परिवार की तरफ से क्या जानकारी दी गई, कैसे उस महिला को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया, उसके बाद इलाज के दौरान क्या परिजनों को सारी जानकारी दी गई कि इलाज किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, और जब मरीज की तबीयत बिगड़ी क्या तब भी बराबर सूचना दी गई परिवार को कि इस वक्त उसकी तबीयत बिगड़ रही है? क्या क्या जानकारी परिवार की तरफ से आपको दी गई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये विवाह को फरवरी में 3 वर्ष हो जाएंगे और विवाह के 10 महीने बाद ये दंपति जो वैष्णवी थी मृतका, वो गर्भवती हुई। 2-2.5 महीने की गर्भवती थी और अचानक रात्रि में उनको ब्लडिंग चालू हुई। तो रात के समय में जो महिला रोग विशेषज्ञ के हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद थे और एक हॉस्पिटल था हमारे रेलवे स्टेशन के करीब, हकीमी हॉस्पिटल, वहां ये ले गए। वहां जो डॉक्टर रेहाना बोरा है जो कि शासकीय अस्पताल में आप फर्स्ट क्लास अधिकारी है, वहां चिकित्सक है और अभी इनको निलंबित किया है HOD पद से। ये HOD भी है वहां शासकीय अस्पताल जिला बुरहानपुर में। तो वहां ले गए, रात्रि में ले गए। अब रात्रि के समय में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। 1-2 दिन इन्होंने प्राथमिक उपचार किया और इन्होंने कहा कि इसका मिस कैरेज करवा ले, धुलाई करवा ले। धुलाई करवाने के पश्चात इन्होंने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए 2-3 बार बुलाया और फिर परिजनों को ये जानकारी दी, उनके पति को, सास और ससुर को, कि भाई इनकी इंटरनल गर्भाशय में 2 भागों में बटा है। तो ऐसे 4 ऑपरेशन करने होंगे जिससे कि ये समस्या अगली बार आएगी नहीं। तो अब किसान लोग हैं, हमारा जो गांव है जनाबाद, वो कृषक है और मेहनत मजदूरी करते, खेती में जाते हैं, नदी के तट पर गांव है, रेती निकालना और बहुत सारे ऐसे मजदूरी के काम है, कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं। तो शिक्षा का अभाव है।
तो उन्होंने ज्यादा बातचीत की नहीं और डॉक्टर साहब पर भरोसा किया और उन्हें कहा कि आपको जैसा बेहतर लगे। तो उन्होंने कहा कि ये लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में ऑपरेशन होंगे और आपको 3 लाख के आसपास का खर्च आएगा और मेडिसिन, सोनोग्राफी, ये दवाई आपके तरफ रहेगी। तो इन्होंने पहला ऑपरेशन मई में किया और चौथा ऑपरेशन मई से लेकर अभी 11 नवंबर तक 4 ऑपरेशन कर डाले। एक गंभीर ऑपरेशन कर दिए। हमें तो जानकारी थी नहीं, ये महिलाओं से रिलेशन वाला मामला था, महिलाओं के संबंधित मामला था। इसके लिए पुरुषों से कोई चर्चा हुई नहीं। हमारे जो बड़े भाई थे, जो ससुर थे मृतका के, उन्होंने उसके पति से, मतलब उनके लड़के से चर्चा की और हर कोई चाहता है कि उनके आंगन में एक नन्हा मुन्ना बाल गोपाल या हमारी बालिका लक्ष्मी माता के। मैं तो माफी वो के साथ चाहते आपको थे। इंटरप्ट कर रहा हूं। डॉक्टर रेहाना का कहना है कि हमने पहले ही परिजनों को ये बता दिया था कि ये क्रिटिकल ऑपरेशन है, इसमें जान का खतरा है और ये 3 से 4 पार्ट में इस ऑपरेशन को हम पूरा करेंगे। उनका ये कहना है कि हमने सारी सूचनाएं दी थी परिवार को। क्या ये सही है? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले भी इन पे 5-7 लोगों की हत्या का आरोप है। हत्या बोल रहा हूं मैं, हत्या का आरोप है। 4 लोग अभी भी न्यायालय में उनके मामले लंबित है। ये शासकीय अस्पताल में पदस्थ है। ये शासकीय अस्पताल में इसलिए रहते हैं ताकि वहां से गरीब लोग जो आते हैं, जिन्हें सेवाएं नहीं मिल पाती, तो उनको ये हमारे निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में बुलाते हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि हम इसी पॉइंट पर मैं सरिता जी से काउंटर ले लेता हूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास महेश जी। सरिता वर्मा जी, आपने महेश जी की पूरी बातों को सुना। उनका ये कहना है कि सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर इससे पहले भी 3 से 4 हत्या के मामले। उनका ये कहना है कि उन्होंने जानबूझकर हत्या की है। हालांकि डॉक्टर का अपना तर्क है कि इलाज के दौरान जान चली जाती है, लेकिन इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस डॉक्टर के ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप हों, वो शासकीय अस्पताल में भी हो, क्या वो निजी प्रैक्टिस कर सकती है? क्या इस तरीके से किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? कानून क्या कहता है? देखिए, कानून ये कहता है कि अगर डॉक्टर किसी शासकीय अस्पताल में वहाँ कार्यरत है तो वो अपना पर्सनल क्लिनिक नहीं खोल सकता है। अगर उसने अपना पर्सनल क्लिनिक खोला भी है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ती है। शासकीय अस्पताल का नियम होता है कि डॉक्टर इंगेज है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलेगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में तो खास तौर पर है। और साथ ही परिजन को अगर चाहिए था कि कंडीशन क्रिटिकल थी तो उनको 1-2 डॉक्टर से और सलाह लेना चाहिए था। जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं सुमित जी। जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि मतलब इससे पहले भी 3 से 4 आरोप लग चुके थे, और जैसा कि सरिता जी भी कह रही हैं कि अगर वो सरकारी डॉक्टर में और एचओडी थी, वो अपने डिपार्टमेंट में एचओडी थी, क्या इस सूरत में वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकती हैं, किसी हॉस्पिटल का संचालन कर सकती हैं? अगर ये सब हो रहा था तो फिर किसी की नज़र क्यों नहीं गई, कोई कार्रवाई से पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि उनका जो अपॉइंटमेंट है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे। इट मे बी ए मिसकंडक्ट, जो प्रोफेशनल सर्विसेज के आपके रूल्स होते हैं उसमें मिसकंडक्ट हो सकता है। मैं इसलिए पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स इसमें देखे नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जो अब बात कही जा रही है, मैं उस पर यकीन मान के ये कह रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा है कि वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंगेज थी तो प्राइवेट प्रैक्टिस उनके लिए मुश्किल थी। लेकिन वो एक मिसकंडक्ट का मामला आता है, और ये जो दूसरा अभी जो डेथ हुई है वो एक नेग्लिजेंस का मामला है। तो एक तो दोनों को बाइफर्केट करना पड़ेगा, दूसरा उनका जो रोल था वो पूरा देखना पड़ेगा कि क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे, क्या जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी किसी इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है जिसमें एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मरीज की डेथ हो सकती है, हमेशा जो परिजन हैं उनसे सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, उनसे कंसेंट ली जाती है कि ये ऑपरेशन किया जा रहा है, ये खतरा है, इसको देखना, इसको जानना आपको ज़रूरी है। तो देखिए, जब उस पर तो महेश जी कह रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको लेकर नहीं जानते हैं कि मेडिकल टर्म क्या क्या होता है। हमने बस ये कहा कि जो बेहतर हो वो इलाज आप कीजिए, जिससे कि इनको राहत मिल जाए और ये ठीक होकर घर आ जाएं। हमने तो बस इतनी सी बात रखी थी। अब उसमें क्या क्या मेडिकल टर्म होता है उसकी जानकारी हमें नहीं थी। दूसरा, यूट्रस का ऑपरेशन था, डॉक्टर की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सब बातें एक आम आदमी के लिए समझ पाना आसान नहीं होती हैं। देखिए, आम आदमी को कम से कम इतना ज़रूर पता होता है कि अगर कोई क्रिटिकल ऑपरेशन है और डॉक्टर उनसे कंसेंट मांग रहा है तो आमतौर पर सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। तो मैं आपको कहूँ कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या
वो सारी चीजें की गई थी कि नहीं की गई थी, जी। क्या जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। और आप ये समझिए कि अभी हम जिस स्टेज पे हैं इसमें आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, लेकिन जब मामला कानून के पास आता है उस टाइम दस्तावेज देखे जाते हैं, सबूत देखे जाते हैं, ये देखा जाता है कि काम किस तरह से किया गया था। तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शंस इनके पास अभी खुली हुई हैं, सिविल लॉ में भी और क्रिमिनल लॉ में भी। तो आगे जैसा आप कहेंगे मैं इसमें आगे बता सकता हूं। हम दोनों ही पहलुओं पर आगे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बुरहानपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र पांडे ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। इस पूरे मामले में अभी तक क्या अपडेट आया है, पीड़ित परिवार किस तरीके से न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है और प्रशासन का क्या कहना है, जांच के बाद अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, पहले वो देख लेते हैं। बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान एक महिला जिसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने काफ़ी हंगामा किया। महिला को लेकर के परिजनों की मांग थी कि डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए तथा डॉक्टर को इस हॉस्पिटल से बाहर किया जाए। जिसके बाद महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। महिला को लेकर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने लापरवाही की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वर्तमान में परिजनों की मांग पर डॉक्टर रेहाना बोहरा को पद से हटा दिया गया है। आगे की जांच जारी है। रविंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, बुरहानपुर। तो कार्रवाई के नाम पर यह हुआ है कि डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई है, साथ ही साथ आरोपी डॉक्टर को शासकीय अस्पताल से हटा दिया गया है। लेकिन दो प्रमुख मांगे अभी परिजनों की हैं, एक तो एफआईआर हो डॉक्टर के खिलाफ, दूसरा है कि अस्पताल को सील किया जाए। क्या यह संभव है? अतीत में ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास है, उसको हम जान लेते हैं सरिता वर्मा जी से। सरिता वर्मा जी, क्या इससे पहले कोई उदाहरण आप देकर समझा पाएंगी कि पहले कभी किसी डॉक्टर ने इस तरीके से लापरवाही बरती हो, किसी की जान गई हो, उस डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर की गई हो या फिर अस्पताल को सील किया गया हो? देखिए, एक आम इंसान को ये नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है या हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये चीज़ डॉक्टरों को अच्छे से पता होती है कि हम अपने पेशेंट को क्या इलाज देंगे, उसे समय समय पर क्या प्रिकॉशंस देंगे या उसके इलाज में कितना खर्चा हो जाएगा। उसके पहले बहुत सारी जाँचें भी कराते हैं, उन जाँचों की समय समय पर रिपोर्ट देना ये डॉक्टर का काम होता है जी। और साथ में पेशेंट को भी जागरूक रहना चाहिए कि अगर डॉक्टर ने हमारी कंडीशन क्रिटिकल बताई है तो हमें एक दो डॉक्टर से और सलाह लेना चाहिए। अभी लेटेस्ट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये चरणप्रीत कौर वर्सेस मनमीत सिंह का है, जिसमें डॉक्टर के द्वारा नेग्लिजेंस बरती गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि डॉक्टर को एक विशेष योग्यता होनी चाहिए, साथ में उसे एक योग्य विशेषता के तहत पेशेंट का इलाज करना चाहिए। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं या उसका ऑपरेशन करते हैं तो हमारे साथ एक नहीं 3-4 डॉक्टर होते हैं। जैसे कि एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर, साथ में जो सर्जरी कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है वो विशेषज्ञ, उसके साथ में हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है। ऑपरेशन के पहले क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस देना है, ये सब डॉक्टर जानता है और समय समय पे आपको पेशेंट को भी बताना है। लेकिन इस केस में परिजनों का कहना है कि हमें प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई, 2 बजे ओटी में लेकर जाया गया और 6 बजे तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि मरीज की कंडीशन कैसी है। सुमित जी, आप दो पहलुओं की बात कर रहे थे, अगर हम सिविल के नजरिए से देखें या फिर क्रिमिनल जस्टिस के नजरिए से देखें, आपके हिसाब से क्या क्या इसमें पीड़ित पक्ष को न्याय किस किस तरीके से मिल सकता है या फिर वो अपने अधिकार की लड़ाई किस किस तरीके से लड़ सकता है? दोनों ही पहलुओं से आप समझाइए। देखिए, दोनों पहलू मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आपने पूरा पेमेंट किया है, तो ये आप एक सर्विस अवेल कर रहे हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बीच में आ जाता है। उसमें डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के आधार पर आप जो है मुकदमा कर सकते हो। और अभी तक मैं आपको बताऊं, अनुराधा साहा का एक केस हम देखने को मिलता है हमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन जो है वो दिया था। तो ऐसा है कि अगर इस तरह के मामले होते हैं, सिविल लायबिलिटी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि
जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई है। ये एक फैक्ट है कि एक इररिपेयरेबल डैमेज जो है वो फैमिली को हुआ है, वो अब मरीज तो वापस आ नहीं सकता। तो सिविल लायबिलिटी की जहां तक बात है उसमें ज़रूर पेशेंट्स को जो है एक वो मिलता है, प्रेफरेबल ट्रीटमेंट मिलता है। कोर्ट्स जो होते हैं वो भी सिंपैथेटिक होते हैं, और जहां तक जितने फैसले दिए जाते हैं जो मरीज के परिजन हैं उनके फ़ायदे को देखकर उनको कुछ एक न्याय मिल पाए उसको देख के दिए जाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो है वो मुकदमा पूरी तरह से किया जा सकता है इस मामले में भी। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सिविल लॉ है, लेकिन जब आप क्रिमिनल लॉ की तरफ जाते हैं तो मैं आपको साफ कर दूं, क्रिमिनल लॉ में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें से एक एस्पेक्ट होता है मेंस रिया, जिसको कहते हैं गिल्टी इंटेंशन। तो क्या इंटेंशन थी कि नहीं थी डॉक्टर की, क्या ग्रॉस नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसमें जो अभी तक मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस से कि अदालतों का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो रवैया होता है वो प्रो डॉक्टर होता है, क्योंकि आमतौर पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई डॉक्टर जो है वो अपनी इंटेंशन ऐसी रखेगा कि मेरे को नेग्लिजेंस करनी है, और वो भी ग्रॉस नेग्लिजेंस के ही केसेस में किसी डॉक्टर की लायबिलिटी फिक्स की जाती है। और जहां तक आपने एक सवाल पूछा था कि अस्पताल को सील करने की मांग की जा रही है, तो मैं बता दूं कि सील करने का कोई ऐसा ऑप्शन इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि जो अगर हम मान भी लें कि नेग्लिजेंस हुई भी है, अगर हम मान लेते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है, तब भी जो कार्रवाई होगी वो कंसर्न डॉक्टर के खिलाफ होगी। हॉस्पिटल को सिर्फ एक केस में सील किया जा सकता है। असल में सुमित जी, पीड़ित परिजनों का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि फिर किसी रुक्मिणी के साथ ऐसा कोई मामला सामने आए, इस वजह से हम चाहते हैं कि उस अस्पताल को सील किया जाए। उसी का ही जवाब देने जा रहा था आपको। अगर ये सामने आता है कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर रिपीटेड ऐसे केसेस हो रहे हैं, जहां पर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते, जहां पर ऐसे डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड नहीं है एक पर्टिकुलर तरीके का इलाज करने के लिए, अगर वो वाले डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं, इन दैट केस हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हॉस्पिटल के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई नहीं बनती। ठीक है महेश जी, आप क्या चाहते हैं वो भी बताइए, और साथ ही साथ अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं सुमित जी से तो वो भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल सील करने की बात इसलिए कर रहा हूं मैं और हमारा जो भी चौहान परिवार है, क्योंकि सर जो है वो कोई मापदंडों पे आधारित नहीं है, वो अतिक्रमण पे बना है। और जो रेहाना मैडम है, इन्होंने जो लाइसेंस लिया था सोनोग्राफी और उनके यहाँ खून पेशाब की जो जांच करने की लैब बनी है, वो सारे ही झूठ और मिथ्या आधारों पे लिया था। इन्होंने पहले रिजाइन दिया शासकीय सुविधाओं से, जहां वो शासकीय जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे, वहां रिजाइन दिया, और रिजाइन देने के बाद ये लैब डाला, और लैब डालने के बाद बड़ा सा हॉस्पिटल खोल लिया। आप एक प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, आप उसमें डायरेक्टर हैं। और महेश जी, सारे तथ्य क्या आपने पुलिस के सामने रखे हैं? ये सारे तथ्य क्या आपने पुलिस के सामने रखे हैं, और इससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास? चीजें हमने जांच पड़ताल की कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। फिर हमें ये पिछले 4 दिनों में पता चला कि 4 हत्याएं कर चुके हैं ये, और 2 मामले लंबित है, और 2 मामलों में इन्होंने पैसे देकर समझौता किया है। एक किशोर रामभाऊ राउत बम्बाड़ा निवासी के है, एक कैलाश सेला टीटगांव बुरहानपुर के है, एक गणेश मोरे आलमगंज के है। ये ऐसे ज्वलंत है, और इनका हॉस्पिटल 2 बार नगर पालिक निगम बुरहानपुर तोड़ने जा चुका है, अवैध अतिक्रमण कर रखा, और वहां इन्होंने। तो फिर पुलिस क्या कह रही है? आपके द्वारा कही गई इन सारी बातों पर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का कहना है कि अभी हम जांच करेंगे, आपकी जो भी शिकायत है वो हमें आप दीजिए आवेदन में। और अभी तो प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट आई है, अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी। महेश जी, हमारे साथ 2 वरिष्ठ वकील हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहें जिसके जरिए आप को मदद मिल पाए आगे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, तो आप कर सकते हैं। मेरा यही एक प्रश्न था कि कई लोग जो होते हैं हमारे भारत में, वो 100% साक्षर तो नहीं है भारत, और हमारे जैसे छोटे से गांव में, बुरहानपुर एक छोटा सा जिला है, और वहाँ एक जैनाबाद गांव है, ये छोटा सा एक गांव है, ग्राम पंचायत है, वहाँ अशिक्षा का अभाव है हमारा गांव। मैं बता दूं आपको कि 30 या 40% ही साक्षर है। और जो हमारे भैया और भाभी है, हमारी भाभी है जो अनपढ़ है, और हमारे भाई जो है वो 9वीं पास है। वो फर्स्ट टाइम उन्हें रात में हॉस्पिटल ले गए बहू,
तो आप समझ सकते हैं कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं जिसके जरिए आपको मदद मिल पाए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। पूरी बात कर रहा हूँ, आप सुनिए तो भाई। मरीज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मरीज को आराम मिल जाए, वो एक संतुष्ट स्थिति में पहुंच जाए। अब रात के 12-1 बजे उन्हें कोई हॉस्पिटल मिला नहीं और उस बहू को वहां से ब्लडिंग हो रही और उसको पेट में तकलीफ हो रही थी। तो हमें जो हॉस्पिटल मिला उतनी रात्रि में वो चले गए और वहां जाने के पश्चात, क्योंकि इनके ससुर सिविल सर्जन रहे 20 साल, इनका नाम जैनुद्दीन बोरा है, इनकी सास मुबीना। ठीक है, मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं। सुमित जी, क्या आप ऐसे मामलों में किस तरीके की कार्रवाई बनती है? जाते जाते हम चाहेंगे ताकि दर्शकों की समझ के लिए भी बेहतर रहे और जो लड़ाई महेश जी लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आगे वो लड़ पाएं। किस तरीके की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई हो सकती है जांच के दौरान या फिर जांच के बाद? देखिए, एक तो आपको 2 चीज़ों को अलग करना पड़ेगा कि एक जो डेथ हुई है, नेग्लिजेंस इसमें है या नहीं, वो एक अलग चीज़ है, और ये हॉस्पिटल अनऑथोराइज तरीके से बना हुआ है, अनधिकृत तरीके से बना हुआ है, वो एक अलग मुद्दा है। तो पहले तो दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा। हम अभी कंसर्न है नेग्लिजेंस के केस से। तो नेग्लिजेंस का जो केस है इसमें ये बिल्कुल हो सकता है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अदालत में सिविल की कार्रवाई जो है उसके लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके जरिए उनको आर्थिक मदद भी कानूनी सलाह इनको लेनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रास्ता बन सकता है। और जहां तक क्रिमिनल केस की बात है, ये पुलिस को अपनी शिकायत दें, पुलिस जो है प्राइमा फेसी जांच करेगी, पहले देखेगी कि क्या ये केस ग्रॉस नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है या नहीं आता। अगर ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है इसमें और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए थे और डॉक्टर जो है वो क्वालिफाइड थी गायनाकोलॉजी के लिए, इन दैट केस इनको क्रिमिनल में हो सकता है उतना रिलीफ ना मिल पाए। तो इनको एक्सप्लोर जरूर करने चाहिए दोनों ऑप्शंस, और उसके बाद जो है ये आगे इसमें प्रोसीड करें। जहां तक मामला ये है कि ये अनऑथराइज बना हुआ हॉस्पिटल, ये एक अलग मैटर है, इसको ये प्रोसीड तो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, लेकिन इस केस पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही हमारी कोशिश भी है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेकर रहेंगे न्याय, कि अगर इस पूरे मामले में कोई लापरवाही बरती गई है तो उचित कार्रवाई हो, ताकि फिर किसी रुक्मिणी की जान ना जाने पाए, साथ ही साथ पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिल पाए, उनको आर्थिक मदद मिल पाए, और लोगों को इस बात की जानकारी भी हो पाए कि अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो किस तरीके की कानूनी कार्रवाई ऐसे मामलों में बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।